नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महाराष्ट्र के पालघर की दिल दहला देने वाली घटना राजनीतिक रूप लेती जा रही है। ऐसी स्थिति में आज शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक पिच तैयार की, लेकिन बीजेपी लगातार अपने बयानों से दोनों को घेर रही है और खासतौर से उद्धव ठाकरे को। उमा भारती ने महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे को पत्र लिख दिया, तो संघ भी इस साजिश से पर्दा उठाने की मांग कर रहा है। कठोर कदम अगर नहीं उठाएंगे ना तो ये घटनाएं होती रहेंगी लगातार। जिस घटना ने देश को हिला दिया, जिस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या से महाराष्ट्र से दिल्ली तक हंगामा मच गया। उसी दिल दहलाने वाली घटना पर अब एनसीपी सुप्रीमो ने चुप्पी तोड़ी है। शरद पवार ने घटना को शर्मनाक बताते हुए निंदा की, लेकिन उद्धव सरकार की पीठ थपथपाना नहीं भूले। जे काही पालघरला झालं त्याचा आणि कोरोनाचा कोणीचाही संबंध नाही। त्याचा जो काही संबंध असेल त्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जी काही निवडणूक करायची त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची निवडणूक केलेली आहे। जे काही घडलं ते चांगलं नाही, ते घडायला नको होतं। 16 अप्रैल की घटना की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। वैसे तो कल ही उद्धव ठाकरे ने इस पर सफाई दी। उद्धव ने उन लोगों को नसीहत दी जो इस घटना के पीछे मजहबी एंगल तलाश रहे थे। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। हालांकि इतना भर कह देने से उद्धव सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार का पूरा पुलिस तंत्र कैसे फेल हो गया, इसका जवाब उद्धव ठाकरे नहीं दे पाए। मामले ने जब तूल पकड़ा तो 2 इंस्पेक्टर पर गाज जरूर गिरी और साथ ही मामले को सीआईडी क्राइम को सौंप दिया गया, लेकिन बीजेपी इसे नाकाफी बता रही है। बीजेपी नेता उमा भारती ने महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी है। मॉब लिंचिंग की इस घटना में साधुओं की पीट कर हत्या में उमा भारती ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। साधुओं की हत्या करना एक महापाप है। आपके राज्य में ये जघन्य कृत्य हुआ है, इसलिए आपको इन्हें सजा देनी ही होगी। जिन पुलिसकर्मियों से साधु मदद की गुहार लगा रहे थे, उन्होंने ही उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। वो किसी का बीजेपी नहीं, संघ ने भी पालघर में साधुओं की हत्या मामले में इंसाफ की मांग की है। आरएसएस को इसमें साजिश की बू आ रही है। महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी की निर्मम हत्या की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कठोर निंदा करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षा करता है कि इस पूरी साजिश को उजागर करते हुए वास्तविक दोषियों को गिरफ्तार करके दंड दिया जाए। पालघर की घटना में भले ही उद्धव की कार्रवाई पर पवार ने मुहर लगा दी है, लेकिन बीजेपी खामोश रहने वाली नहीं है। बीजेपी के बाद संघ के प्रहार ने उद्धव के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी को संघ का साथ मिला, उद्धव ठाकरे को दोनों मिलकर घेर रहे हैं। वहीं पालघर में 2 साधुओं के साथ एक ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई। ड्राइवर के परिवार पर मानो गमों का पहाड़ टूट गया। ड्राइवर के घर मातम पसरा पड़ा है। ड्राइवर की पत्नी और मां ने हत्यारों को फौरन फांसी देने की मांग की है। सिर्फ रेक इसी सनक ने 2 साधुओं के साथ एक ड्राइवर की भी जान ले ली। पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ड्राइवर नीलेश टलघाड़े की पत्नी 16 अप्रैल की रात की उस घटना को याद कर सिहर उठती है। आज तक से बातचीत में नीलेश की पत्नी पूजा आरोपियों की फांसी की मांग कर रही है। अभी जो फिलहाल जो चल रहा है उसमें मैं तो सरकार से यही गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय मतलब क्या, तो उन लोग को फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस बेरहमी से उन लोग को मारा है उस तरह से उनको फांसी सरकार ने देनी चाहिए। नीलेश टेलगाड़े ही वो शख्स थे जो गाड़ी चलाकर 2 साधुओं को मुंबई से सूरत ले जा रहे थे।
लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब हाईवे पर पुलिस ने रोका तो पालघर के गांव के रास्ते निकलने लगे और वहीं दरिंदे भीड़ के हत्थे चढ़ गए। नीलेश की पत्नी की मां ने तो 2 साधुओं के साथ दूसरे ड्राइवर को जाना था, लेकिन ऐन मौके पर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जब वो ड्राइवर नहीं गया तो उनके पति को जाना पड़ा। नहीं थे, पर एक महाराज हमारे उनके मतलब एरिया के थे और दूसरा नीलेश जी के बचपन से बड़े होने तक वो महाराज यहाँ पे थे, तो उनके अंतिम संस्कार में जाना उनको ऐसा अच्छा लगा। इस परिवार के लिए नीलेश ही इकलौता कमाने वाला शख्स था। उनके जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी पत्नी पूजा पर आ गई है। नीलेश का 5 साल और 7 साल के 2 बच्चे हैं, साथ में मां। अब घर कैसे चलेगा, यही सोचकर पूरा परिवार परेशान है। अरे छोटे छोटे बच्चे है, 2 बहू है, बेटा है एक मेरा, ये बड़ा बेटा था मेरा। हाँ, वो मेरा मेन हिम्मत वाला था, मतलब उससे हमारा घर चलता था। वो भी हो ही नहीं रहा तो हम आगे क्या करेंगे। आंखों में दर्द का सैलाब, जिंदगी भर की यादें और परिवार का बोझ रह गया है। यही सोच सोच कर नीलेश की पत्नी गमजदा है। अब तो बस तस्वीरें हैं जिसके सहारे पूरी जिंदगी काटनी है। इस परिवार को सिर्फ इंसाफ का इंतजार है। सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। 16 अप्रैल की रात थी। रात के सन्नाटे में पालघर में 2 साधुओं और ड्राइवर की सनकी भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। घटना के बाद साधु समाज में आक्रोश है, गुस्सा है। साधु संतों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सख्त चेतावनी देते हुए महाराष्ट्र कूच की अब धमकी दी है। यहाँ ना तो कोई सुनने को तैयार था और ना ही समझने को। दिमाग पर सनक थी और हाथों में हथियार। लाठी डंडे से लैस इस भीड़ तंत्र ने जो किया उससे इंसानियत शर्मसार है, देश शर्मिंदा है। आखिर ये कौन सी सनक थी कि महाराष्ट्र के पालघर में सैकड़ों की तादाद में भीड़ 3 लोगों पर टूट पड़ा। गेरुआ कपड़े में 2 बुजुर्ग साधु बेचारगी भरी निगाहों से देखते रहे, अपनी जान की गुहार लगाते रहे, लेकिन भीड़ के शोर में आवाज गुम हो गई, हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। सिर्फ मारो मारो की आवाजें सुनाई देती रही। अमानवीय तरीके से पीट पीट करके जो जघन्य हत्या कर दी गई है, उससे आज पूरा देश आहत है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं, मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया, तो ये इको कार में सवार होकर गांव की तरफ मुड़ गए। ये गांव था मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर पालघर का गढ़चिंचले। बताया जा रहा है कि यहीं पर अफवाहों का बाजार गर्म था। अफवाह ये फैली कि गांव में डाकू आ गए हैं। इसी की आड़ में सिरफिरे लाठी डंडे और धारदार हथियार के साथ आधम के और साधुओं को घेर लिया और पीटने लगे। ड्राइवर ने किसी तरह पुलिस को इत्तला की तो पुलिस भी दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन भीड़ के सामने बेबस दिखी। फिर तो भीड़ बेकाबू हो गई और बुजुर्ग बेबस साधुओं को मौत के घाट उतार दिया। कि लॉकडाउन खुलते ही अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया, उन पुलिस वालों पर जेल की सजा नहीं हुई और जिन्होंने निर्मम हत्या की उन पर अगर फांसी की सजा नहीं हुई, तो हम लोग तत्काल वहां पर कूच करेंगे और पूरे गांव को घेरेंगे। उसका नतीजा सामने पूरा विश्व देखेगा। महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाराष्ट्र कूच का ऐलान कर दिया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाइए।
लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, और संतों की भूमि नहीं, वहाँ रावण राज आ गया है। यह कार्य तो केवल रावण राज्य में हो सकता है। वहीं हिंदू महासभा ने इस मामले में फांसी की मांग की है। सरकार से मांग करते हैं, वहाँ प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि दोनों मिल करके एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करें और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर उनको सबको फांसी की सजा, चाहे पुलिस वाले हों चाहे लाठी डंडे मारने वाले हों, सब लोग इसमें दोषी थे, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पालघर का कलंक मिटाना उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं। अगर इस मामले को साफ गोई और ईमानदारी से महाराष्ट्र सरकार ने अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो उद्धव ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट की छवि को गहरा धक्का लग सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। दिल दहल जाता है, कलेजा कांप जाता है साधुओं की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई। ये तो महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन इसी तरह से एक कोरोना योद्धा की बेइज्जती भी हुई है, लेकिन ये हुई है बिहार में। बिहार के अररिया में लॉकडाउन में ड्यूटी निभा रहे बिहार पुलिस के चौकीदार जवान ने जब एक ऑफिसर की गाड़ी रोक दी तो ऑफिसर उससे उठक बैठक करवाने लगे। सारी हदें पार कर दी गई। इस मामले में कृषि विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि जिला कृषि पदाधिकारी को सिर्फ कारण बताओ नोटिस दिया गया है। लॉकडाउन में यह है रुतबे की सनक, यह है नीतीश के सरकारी बाबुओं की हनक। कोई रोक कर सिर्फ पूछ ले ये मंजूर नहीं, चाहे सामने वाला सरकारी मुलाजिम ही क्यों ना हो। पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी हैं, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। मामला बिहार के अररिया का है। एक वीडियो वायरल हुआ तो नीतीश राज में सरकारी अधिकारी के काम करने के तरीके की भी पोल खुल गई। एक बेचारा चौकीदार अधिकारी के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहा, कभी उठक बैठक कर रहा है तो कभी गिड़गिड़ा रहा है। वीडियो में दिख रहे हैं आपको 3 चेहरे, जरा तीनों किरदारों से आपका परिचय करवा दें। गणेश तात्मा चौकीदार, मनोज कुमार कृषि अधिकारी और साथ में पुलिस के आला अधिकारी। इन्हीं तीनों किरदारों में छिपी है नीतीश राज में अधिकारी का रौब, मुलाजिम की बेबसी और वर्दी का खौफ। तो आपको बता दें कि उठक बैठक लगाने वाला ये शख्स है गणेश तात्मा, जो पुलिस में चौकीदार है। वहीं उन्हें फटकार लगाने वाला अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार है। और तीसरा शख्स जिनका चेहरा वायरल वीडियो में ठीक से दिख नहीं पा रहा है, वो है पुलिस के आला अधिकारी। लॉकडाउन की वकालत करते हुए एक तरफ तो नीतीश कुमार पुलिस को कहते हैं कि वो इसे सख्ती से लागू करवाएं, लेकिन दूसरी तरफ जब एक पुलिस वाला ऐसा करने की कोशिश करता है तो सरकार के नुमाइंदे भरे बाजार उसकी बेइज्जती कर देते हैं। और ऐसा करे भी क्यों ना, सत्ता का हनक होता ही ऐसा है। ड्यूटी पर तैनात चौकीदार का गुनाह सिर्फ इतना भर है कि लॉकडाउन में अररिया जिला के कृषि पदाधिकारी की गाड़ी रोक दी और उनसे पूछताछ कर डाली। फिर तो सफेद कमीज और जींस पहने इस अधिकारी का बीच सड़क पर पारा गर्म हो गया। दिमाग पर अफसरगिरी सवार हो गई। आओ देखा न ताओ, अररिया जोकीहाट मार्ग पर सुरजापुल पुल के करीब ड्यूटी पर तैनात बुजुर्ग चौकीदार को औकात बताने लगे। जरा एक बार फिर से देखिए, इस कृषि अधिकारी ने हड़काते हुए ये भी एहसान जता दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जल्दी है वरना जेल भिजवा देते। एक तरफ कृषि पदाधिकारी फटकार लगा रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस के आला अधिकारी हैरान करने वाली बातें कर रहे थे। ये आला अधिकारी कृषि अधिकारी के रुतबे का गुणगान कर रहे थे और बेचारे चौकीदार को हड़काते रहे। जब मामला गरमाया तो बिहार के डीजीपी ने पूरी घटना को शर्मनाक बताया और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मुझे बहुत ही कहते हुए खराब लग रहा है कि ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। ये हमारा चौकीदार भी उतना इम्पोर्टेंट है, सिपाही भी उतना इम्पोर्टेंट है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितने किसी बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी की है। तो आदमी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए।
तो जो मैंने मीडिया में पढ़ा है उससे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, सरकार के संज्ञान में है, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। हालांकि पूरे मामले के एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ऐसे अफसरों का इलाज कैसे हो जो अपनी पावर को पॉकेट में लेकर चलते हैं और जब दिल चाहता है कानून को ठेंगा दिखा देते हैं। हमारे बेइज्जती में होगा। पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हुए। 12 वर्ष से हमारे बीसी बंद हो गई, कैसे हो गया? ताज़ा मामला तो अभी अंदर आता। कोरोना के संक्रमण काल में जान हथेली पर रखने वाले योद्धा के साथ ये घटना बेहद शर्मनाक है। फर्ज निभाने वाले लोगों को अगर सजा मिलने लगे और उनकी बेइज्जती होने लगे तो दुनिया के खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए आगे कौन आएगा? अररिया से अमरेंद्र कुमार के साथ पटना से रोहित कुमार सिंह, आज तक।